नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णा पर अब आईटी का शिकंजा कस चुका है। गुरुवार को आयकर विभाग की टीम ने चित्रा रामकृष्णा के ठिकानों पर छापेमारी की। चित्रा पर एनएसई से जुड़ी गुप्त जानकारियां अज्ञात लोगों से साझा करने का आरोप है, जिससे उनको आर्थिक लाभ मिला है, जिसके बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बता दें कि पिछले दिनों सेबी ने उन पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ये जुर्माना मुख्य रणनीतिक अधिकारी के रूप में आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति में पाई गई अनियमितताओं की वजह से लगाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चित्रा रामकृष्णा ने कहा था कि उसने ऐसा एक योगी के कहने पर किया था जो कि हिमालय में रहता है। जानकारी के मुताबिक ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम के यहां भी छापेमारी हुई है। एनएससी भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, जिसमें रोजाना करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। एनएससी का एक दिन का टर्नओवर 64,000 करोड़ रुपए का है। हर रोज बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स इस मार्केट में ट्रेड करते हैं। इतना बड़ा शेयर बाजार कई सालों तक एक अज्ञात योगी के इशारों पर चल रहा था। ये सब जानकर अब चौंक गए हैं। इस पूरे खेल में 3 मुख्य किरदार थे। पहली और सबसे अहम पात्र एनएससी की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णा है। दूसरा पात्र अपनी शर्तों पर नौकरी का आनंद उठाने वाला आनंद सुब्रमण्यम। तीसरा पात्र अदृश्य और अज्ञात योगी है, जो कथित तौर पर हिमालय में विचरण करता है और चित्रा के हिसाब से सिद्ध पुरुष है। चित्रा 2013 से 16 के दौरान एनएससी की सीईओ रही हैं और इस दौरान शेयर बाजार के सारे बड़े छोटे फैसले अज्ञात योगी के इशारे पर होते रहे। कई लोग मानते हैं कि सुब्रमण्यम ही अज्ञात योगी है और इस तरह से वो अपने मनमाफिक तरीके से चित्रा को कंट्रोल कर रहा था। एनएससी ने भी सेबी को सौंपी दलील में यह तर्क दिया है और मानवीय व्यवहारों के एक्सपर्ट्स की राय का हवाला दिया है। हालांकि सेबी ने इन आरोपों को सही नहीं माना। करीब 23,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में फंसी कंपनी एबीजी शिपयार्ड की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया है। अब कंपनी के अधिकारी देश छोड़कर भाग न जाएं, इसके लिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। एबीजी शिपयार्ड और उसके पूर्व निदेशक ऋषि अग्रवाल, संथानम मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार पर 22,842 करोड़ रुपए में से 28 बैंकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि एबीजी शिपयार्ड के तत्कालीन प्रमोटरों ने 98 संबंधित कंपनियों को ऋण दिया था। सूत्रों ने कहा है कि ईडी बैंक ऋण कोष के कथित डायवर्जन, जनता के धन को सफेद करने के लिए मुखौटा कंपनियों के निर्माण और उसमें कंपनी के अधिकारियों की भूमिका की जांच करेगा। सीबीआई मामले में पूछताछ के लिए कंपनी के पूर्व निदेशकों को दिल्ली भी बुला सकती है। एबीजी शिपयार्ड एबीजी समूह की प्रमुख कंपनी है, जो कि जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत में लगी हुई है। शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित है। इस हफ्ते की शुरुआत में सीबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक कर्ज घोटाले में केस दर्ज किया था। सीबीआई ने एक बयान में कहा था कि अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच कंसोर्टियम के अलग अलग बैंकों ने एबीजी शिपयार्ड के खाते को धोखाधड़ी घोषित किया। सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कैफे परेड, कोलाबा मुंबई ब्रांच के डीजीएस बालाजी सिंह समानता की शिकायत पर मेंबर्स एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और इससे जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कंपनी के अधिकारी देश छोड़कर भाग न जाएं, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक की एक शिकायत के अनुसार कंपनी पर बैंक का 2,925 करोड़, आईसीआई बैंक का 7,089 करोड़, आईडीबीआई बैंक का 3,634 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,614 करोड़, पीएनबी बैंक का 1,244 करोड़। सीबीआई ने कहा कि फंड का इस्तेमाल बैंकों द्वारा जारी किए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। आज पंजाब के फाजिल्का में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के यूपी बिहार के भैया वाले बयान को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि सीएम चन्नी की यूपी बिहार के भैया वाली टिप्पणी पर दिल्ली वाला परिवार
तालियां बजा रहा था। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था, बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत न करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है, संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? आप गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान सहन करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया, उस मिट्टी का अपमान करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लेकर के हमारी रक्षा की, उस मिट्टी के संतानों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे, ये भाषा का प्रयोग करोगे क्या? संत रविदास जी, जिन्होंने समाज का इतना बड़ा कल्याण किया, काशी में पैदा हुए, आज पंजाब के हर घर में संत रविदास जी के प्रति श्रद्धा है। क्या आप उनको भी निकाल दोगे? हम यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इस तरह की विभाजनकारी सोच को एक पल के लिए पंजाब में राज करने का अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। बता दें कि इस बार बीजेपी पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बिहारी लोग के बारे में बोला है, कैसे क्या कहेंगे सर? अपना कोई मतलब नहीं है। बोल रहे हैं अब बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। पंजाब में वोटरों को रिझाने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी ने ये बड़ा बयान दिया है। चन्नी के उत्तर प्रदेश और बिहार के भैया वाले बयान पर सियासी बवाल मच गया है। राजनेताओं की तरफ से सीएम चन्नी के इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा जा रहा है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चन्नी के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि पंजाब में बिहार के लोगों की कितनी बड़ी भूमिका है, बिहार के लोगों ने कितनी सेवा की है, हमें तो आश्चर्य होता है कि ऐसी बात लोग कैसे बोल देते हैं। बिहारी लोग के बारे में बोला है, कैसे क्या कहेंगे सर? अपना कोई मतलब नहीं है। बोल रहे हैं अब बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं।
चरणजीत सिंह चन्नी ने एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली के भैया जो पंजाब में राज करना चाहते हैं, हम उन्हें राज्य में घुसने नहीं देंगे। इस दौरान प्रियंका गांधी भी सीएम चन्नी के साथ मौजूद थी और बयान पर ताली बजाकर बेहद उत्साह में उन्होंने इनका समर्थन भी किया था। आप एक बार फिर वो वीडियो देखिए। सीएम चन्नी के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि चन्नी के बयान से साफ है कि कांग्रेस की नीति विभाजनकारी है। कुल मिलाकर देखें तो इस बयान पर विपक्ष चन्नी को घेरने में जुट गया है और चौतरफा वार जारी है। ऐसे में देखना होगा कि इस मसले पर चन्नी की क्या सफाई आती है। और जब 7वें चरण पे चुनाव पहुंचेगा तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पे भूत नाचेंगे, भूत। यूपी में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा, लेकिन इससे पहले ही अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और 7वें चरण तक बीजेपी के बूथों पर सन्नाटा पसरा रहेगा और वहां पर आपको भूत नाचते मिलेंगे। जब से मुकेश वर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी को टाटा किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के बूथों पे सन्नाटा छा जाएगा, सन्नाटा। पहले चरण का वोट तो पता लग गया होगा, दूसरे चरण का भी वोट पता लग गया होगा, ये तीसरा चरण है और चौथा चरण तक समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। पहला चरण दूसरे चरण में शतक लगा दिया कि नहीं लगा दिया, और रहा बचा हिसाब किताब, तीसरा चरण पूरा कर देगा और चौथे चरण के आते आते समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। और जब 7वें चरण पे चुनाव पहुंचेगा तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पे भूत नाचेंगे, भूत। यूपी के फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है। अखिलेश ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वादा किया है कि हमारी सरकार गरीबों को पौष्टिक खाना देगी। हमें अगर घी और सरसों का तेल गरीबों को मुफ्त में देना पड़ा तो वो भी हम देंगे। अखिलेश ने कहा कि शहरों में गरीबों को भरपेट खाना मिल सके, इसके लिए हम कैंटीन बनाकर 10 रुपए में समाजवादी थाली देंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये लोग जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं। भाजपा ने पिछड़े और अति पिछड़ों दलितों का अपमान किया है। इस चुनाव में सम्मान बचाना है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार आते ही जातिगत जनगणना कराएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और किसानों को लोन भी फ्री देंगे। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए फन इंडिया हिंदी के साथ।